गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, चैप्टर नंबर 3। अब से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आनुवांशिकी के बारे में कुछ सामान्य बातें की थी, जिनमें हमने आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया था। उसके बाद उसी क्रम में हमने मेंडलवाद के बारे में बात की थी और उसी के अंतर्गत हमने मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। मेंडल ने आनुवांशिकता को समझाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए थे और इन प्रयोगों में मेंडल बहुत ज़्यादा हद तक सफल हुए थे। मेंडल से पहले भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किए गए थे, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों को मेंडल से पहले सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं और अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने एक पादप का चुनाव किया था, पाइसोसेटाइम यानी मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो मटर के पौधे को चुनने के क्या कारण हैं, तो आज हम बात करेंगे मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के चुनाव के कारण। हम बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। सफलता के कारण। देखो भाई, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना? मटर के पौधे के चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पादप का चुनाव किया? मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसकी वजह से उन्हें क्या आसानी हुई? कम समय के अंदर मेंडल ने बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है सफलता का कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चुनाव किया। मटर के पादप का चुनाव किया, जिससे कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन। पीढ़ियों का मतलब हुआ उसकी सफलता के जो कारण थे, उनमें अपन पहला कारण पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? मटर के पादप का चुनाव किया। उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ कि मटर के पौधे का चुनाव करने के कारण, क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है, कम समय में इसका जीवन काल शुरू होकर समाप्त हो जाता है, लगभग 2-3 महीने का इसका जीवन काल है। तो कम समय के अंदर इसकी ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर पाया। कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सका, ये पहला कारण था। उसके बाद हम बात करें कि अपने प्रयोगों के लिए इसने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को शामिल किया। हालांकि इसने बहुत सारे लक्षण मटर के पौधे पे नोटिस किए थे, लेकिन अपने प्रयोगों के लिए इसने जो कुल लक्षण थे उनमें से लगभग 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया और एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया? कुल 7 जोड़ी लक्षणों को आधार मानकर मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए। और उनमें भी मेंडल ने क्या किया कि एक समय में एक पीढ़ी पर एक ही लक्षण का अध्ययन किया, एक साथ सभी लक्षणों को लेने की बजाय। जैसे पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का आकार, फली का आकार, फली का रंग, इन सब लक्षणों को एक साथ एक पीढ़ी में अध्ययन करने की बजाय मेंडल ने एक पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया? कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया मेंडल ने। दूसरा जो सफलता का कारण था वो लिख रहा हूं मैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कुल 7 जोड़ी विपर्यासी यानी विपरीत 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को शामिल किया एवं एक समय में केवल
एक ही लक्षण का अध्ययन किया, एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, ये मेंडल की सफलता का दूसरा कारण था। रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुने। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का, जिनका हम आगे बात करेंगे, ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे, कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को इसने अपने प्रयोगों के लिए शामिल किया और एक समय में केवल एक ही लक्षण का क्या किया, इसने अध्ययन किया, या एक ही लक्षण की वंशागति का, अपन इसको यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं कि एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये दूसरा कारण था। इसके बाद जो तीसरा कारण था वो था कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध पादपों का चुनाव ही किया। पूर्ण रूप से शुद्ध पादप का मतलब समयुग्मनज अवस्था वाले पौधे, या जो तो पूरी तरह से क्या थे, लंबे थे, यानी शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बोने। जैसे अगर हम लंबाई को आधार मानकर देखें तो लंबाई के आधार पर इसको अलग अलग प्रकार से जो संततियाँ प्राप्त हुई वो 3 तरह की प्राप्त हुई, लंबे शुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे और बोने पौधे। लेकिन संकरण प्रयोगों के लिए जो इसने पौधे काम में लिए थे वो पूर्ण रूप से शुद्ध पौधों को ही काम में लिया, अगली संतति या अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए। ये इसकी सफलता का तीसरा कारण था। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि मेंडल ने, तीसरा कारण अपन ये लिख सकते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध, उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि समयुग्मनजी, पूर्ण रूप से शुद्ध यानी समयुग्मनजी शुद्ध पादपों का चुनाव किया। ये इसकी सफलता का तीसरा कारण था। इसके अलावा हम बात करें, इसकी सफलता का जो चौथा कारण था वो था कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए, तो एक पीढ़ी पर जब इसने प्रयोग किया तो इसने एक जो इसके पास संतति तैयार हुई, या जो एक पीढ़ी थी उससे इसने F2 और F3 इतनी ही जनरेशन तैयार की, उससे आगे की जनरेशन इसने अपने प्रयोगों में तैयार नहीं की। ये भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण था कि मेंडल ने अपने जो संकरण प्रयोग हैं उनमें F2 और F3 पीढ़ी तक ही अपने प्रयोग किए, और प्रयोगों से जो परिणाम मेंडल को प्राप्त हुए उनका मेंडल ने विधिवत क्या लिखा, लेखा जोखा रखा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग, हम आगे बात करेंगे F1, F2, F3 ये पीढ़ियाँ कैसे तैयार की जाती है, जिसके हम आगे अपने जब इसके नियमों से पहले हम मेंडल के संकरण प्रयोग पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड एवं डाइहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जनकों से F1, F2 पीढ़ियाँ तैयार की जाती हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग F2, F3 पीढ़ी तक ही किए, F2, F3 पीढ़ी तक ही किए, तथा प्रयोगों से प्राप्त होने वाले, मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग किए तो इससे जो परिणाम मेंडल को मिले, इन परिणामों का मेंडल ने विधिवत क्या रखा, लेखा जोखा रखा, लिखकर बाकायदा इनको सबको पूर्ण रूप से ऐसे जचा के रखा। होने वाले परिणामों का विधिवत लेखा रखा। ये मेंडल की सफलता के कुछ कारण थे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चुनाव किया, जिससे कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सका। दूसरा सफलता का कारण था, अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को शामिल किया और एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का मेंडल ने अध्ययन किया। एक साथ सारे लक्षणों का एक पीढ़ी में, मतलब एक ही जनक से जो पीढ़ी तैयार की थी, उस एक पीढ़ी पर इसने एक साथ सारे लक्षणों का अध्ययन नहीं किया, एक पीढ़ी पर केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये इसकी सफलता का दूसरा कारण था। तीसरा कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध पौधों का ही चुनाव किया। समयुग्मनजी पादप इसने जनक पादपों के रूप में चुने, यानी जिन पौधों से पीढ़ियाँ तैयार की जा रही थी तो जनक पौधों के रूप में जिन पौधों को इसने काम में लिया वो पौधे पूर्ण रूप से क्या थे, शुद्ध थे। मैं जनक पौधे उन पौधों को कह रहा हूँ जो माता पिता के रूप में हैं और जिनसे इसने अगली पीढ़ी के लिए बीज तैयार किए थे। और चौथा जो सफलता का कारण था वो ये था कि इसने अपने जो प्रयोग हैं ये जनकों से जो पीढ़ियाँ तैयार की तो वो F2, F3 पीढ़ी, F2, F3 पीढ़ी ही इसने तैयार की, इसके आगे की पीढ़ियाँ इसने नहीं बनाई। और प्रयोगों से जो परिणाम इसको प्राप्त हुए उनका इसने क्या रखा, विधिवत लेखा रखा। ये थे मेंडल की सफलता के कुछ कारण।
उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो अपना नेक्स्ट जो बिंदु है वो है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को क्यों चुना गया। पौधे के चुनाव का या चुनाव के कारण, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं अब कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना, मटर के पौधे को चुना। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटर के पौधे के जीवन चक्र की। मटर के पौधे का जो जीवन चक्र है वो 2 से 3 महीने का होता है। मटर का पादप 1 वर्षीय पादप है और 2 से 3 महीने में इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। तो कम समय में बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। तो पहला कारण था मेंडल ने, या अपन यूँ कह सकते हैं कि मटर के पौधे का जीवन काल, या अपन ये कह सकते हैं कि मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय पादप है। इसका जीवन काल 2 से 3 महीनों का होता है, में पूर्ण हो जाता है। तो पहला कारण तो ये था मटर के पौधे के चुनने का कि मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है और जीवन काल 2 से 3 महीने में पूर्ण हो जाता है। इस वजह से मटर के पौधे का चुनाव किया गया। जो दूसरा कारण था वो ये था कि कम समय में जीवन काल कम होने की वजह से कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। तो दूसरा कारण, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। ये दूसरा कारण था। अगर हम तीसरे कारण की बात करें कि मटर के पौधे के चुनाव का और तीसरा कारण क्या था, तो मटर के पौधे में अन्य वनस्पतियों की तुलना में मटर के पादप में अनेक विपरीत लक्षण मेंडल को देखने को मिले। तो अपन ये कह सकते हैं इस पादप में या मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण मौजूद थे या मौजूद हैं। मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण मेंडल को देखने को मिले, इस कारण से मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव किया। इसके अलावा अगर हम चौथे कारण की बात करें तो ये क्या था, देखो मटर के पौधा कोई ज़्यादा बड़ी वनस्पति नहीं है, ज़्यादा आकार बड़ा नहीं होता मटर के पौधे का, तो इसे उगाना आसान है। कहीं पर भी गमले के अंदर भी इसको उगाया जा सकता है या कुछ छोटी सी जगह के अंदर भी बहुत सारे पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इसका अगला जो कारण था वो ये था कि उसको उगाना आसान है। किसको? मटर के पौधे को उगाना आसान है तथा देखभाल कम करनी पड़ती है। उगाना आसान है तथा पौधे की देखभाल कम करनी पड़ती है। ये भी एक कारण था मटर के पौधे के चुनाव का। इसके अलावा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कारण था वो ये था कि मटर के पौधे में हमेशा क्या होता है, स्वपरागण। अब स्वपरागण क्यों होता है, और ये परागण या स्वपरागण जिसका मैं आप टेक्निकल वर्ड के रूप में जो शब्द काम में ले रहा हूँ आपके चक्कर पड़ेगा, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर हम पुष्प को देखें तो देखो किसी भी पौधे का जो जननांग होता है वो कौन होता है, पुष्प। भाई पुष्प के अंदर अलग अलग भाग, हमें पौधे में अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। जड़ प्ररोह है, प्ररोह के अंदर हमारे को तना, पत्ती, शाखा, फल, फूल, ये सब भाग हमें पौधे पे देखने को मिलते हैं। तो इसके इन सभी भागों में से पुष्प का जो जननांग है, जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जो नई संतति को जन्म देता है, वो कौन है, जो पौधे की संतानें उत्पन्न करता है, वो कौन है, जननांग, पुष्प। पुष्प को पौधे का जननांग कहा जाता है, जैसा कि आपको ये पहले से पता है। ठीक है, अब पुष्प के अंदर 2 प्रकार के जननांग होते हैं, एक होते हैं नर और दूसरे कौन से होते हैं, मादा। 2 प्रकार के जननांग हो गए, एक तो कौन, नर, और एक कौन, मादा। अगर पुष्प में या तो केवल नर जननांग उपस्थित हो या केवल मादा जननांग उपस्थित हो, नर और मादा दोनों जननांगों में से कोई सा भी एक जननांग अगर पुष्प पर उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाएगा, एक लिंगी पुष्प। लेकिन अगर पुष्प पर नर और मादा दोनों ही प्रकार के जननांग
एक ही पुष्प पर मौजूद हों तो ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक। तो अगर हम मटर के पौधे की बात करें तो मटर के पौधे पर जो खिलने वाले पुष्प हैं, मटर के पौधे के पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ठीक। तो ये तो हो गई एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्पों की बात। अब अपने पास एक नया शब्द आया, परागण। जैसा कि आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है, लेकिन हो सकता है ध्यान में नहीं आ रहा हो, मैं बता देता हूँ परागण क्या है। परागण एक विधि है या मेथड है। पुष्प के अंदर जो नर और मादा जननांग होते हैं, तो पुष्प के जो नर जननांग हैं ये तो किसका निर्माण करते हैं? पराग कणों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पराग कणों का। और पुष्प के जो मादा जननांग हैं, ये मादा जननांग किसका निर्माण करते हैं? बीजांड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते? मादा जननांग किसका निर्माण करते हैं? ये किसका निर्माण करते हैं? अंड कोशिका का। इनमें अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो ये जो परागकण है, ये परागकण नर युग्मक के वाहक होते हैं। परागकण में क्या योग मौजूद रहता है? नर युग्मक। और अंड कोशिका में क्या मौजूद रहता है? मादा युग्मक। अंड कोशिका में मादा युग्मक मौजूद रहता है। तो यही नर युग्मक और मादा युग्मक किस में भाग लेते हैं? निषेचन की प्रक्रिया में। और नर और मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप, यानी नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना, इसके केंद्रक, नर युग्मक के केंद्रक और मादा युग्मक के केंद्रक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक एवं मादा युग्मक का केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं और इनके संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है इनके संलयन से? युग्मनज। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यही द्विगुणित युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। और बीजांड से क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। ये जो बनने वाला बीज में मौजूद जो भ्रूण है, यही भ्रूण अंकुरित होकर प्ररोहका और मूलांकुर का आगे चलकर क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये जो पुष्प के जो नर भाग में बनने वाले परागकण हैं, इन नर भाग में बनने वाले परागकणों को निषेचन की प्रक्रिया के लिए मादा जननांगों पर पहुंचना होता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये एक पुष्प है, इसके अंदर परागकण मौजूद हैं। अब इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए। अब वर्तिकाग्र, ये सब मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ? जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पिछली क्लास की जो बुक है उसमें आप इस चीज़ को देखो। जैसे अगर हम बात करें तो ये एक हमारे पास नर जननांग की संरचना है। ये पुतंतु और ये परागकोश, इसको क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। ऐसे ही मादा जननांग की संरचना होती है, जिसमें ये वर्तिकाग्र, लंबी नली जैसी संरचना वर्तिका और फूला हुआ भाग क्या होता है? अंडाशय। ये दोनों संरचनाएं हमें किस में देखने को मिलेंगी? मटर के पुष्प में देखने को मिलेंगी। तो परागकण, कोषों में बनने वाले परागकण, जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकोश के स्फुटन से निकलने के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण होता है और परागकण के अंकुरण से परागनलिका बन जाती है। यह परागनलिका वर्तिका से होते हुए किस में प्रवेश कर जाती है? अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। अंडाशय में क्या मौजूद रहते हैं? बीजांड। ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये बीजांड की संरचना है। ये परागनलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है और परागकण के अंदर जो नर युग्मक थे, ये नर युग्मक कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं? अंदर बीजांड में पहुँचा दिए जाते हैं। बीजांड के अंदर कौन सी कोशिका होती है? एग सेल या अंड कोशिका मौजूद होती है। तो एक नर युग्मक इस एग सेल के साथ क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है और इसकी वजह से क्या बन जाता है? ये दोनों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो एग्जैक्ट अपना जो मुख्य टॉपिक था वो क्या था? परागण। अपन सिर्फ परागण की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपके यहाँ सामने रख दी। परागण का मतलब हुआ कि एक पुष्प के परागकणों का, एक ही पुष्प पर परागकण बन रहे हैं। मटर की बात करें तो द्विलिंगी है, तो मटर के पौधे पर पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, जैसे परागकण परागकोश से निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण का जो मेथड है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण। एक कौन सा होता है? स्वपरागण। और एक होता है परपरागण। एक होता है परपरागण। लेकिन अगर मटर के पौधे की बात करें तो मटर के पौधे में हमेशा क्या होता है? स्वपरागण। कैसे? जैसे मान लो ये मटर का पुष्प है, तो इस पुष्प के जो परागकण हैं इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागण। ठीक है। और जब एक पुष्प के परागकण, जैसे मान लो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो एकलिंगी पौधे हैं उनमें बहुत से पौधों में परपरागण होता है। जैसे मैं इस पुष्प के परागकण
या नेचुरल तौर पर इस पुष्प के परागकण इसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। तो अपन अगर मटर के पौधे की बात करें तो मटर के पौधे में क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। लेकिन मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कृत्रिम तरीके से विपुंसन विधि को काम में लिया और विपुंसन विधि के द्वारा मटर के पौधे के जो पुष्प थे उनमें परपरागण भी इसने करवा दिया। तो अगला अपन ये कह सकते हैं कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया था उसका मुख्य कारण एक भी था कि मटर के पौधे में क्या होता है? स्वपरागण। मटर के पुष्प में स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है क्यों? क्योंकि मटर का जो पुष्प होते हैं वो क्रिस्टोथेलिक प्रकार के होते हैं, अर्थात उसके जो दल हैं वो खुलते नहीं हैं परिपक्व अवस्था में। इसलिए पुष्प के परागकोश में बनने वाले परागकण पुष्प से बाहर नहीं निकल पाते, और जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो अंदर की अंदर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। तो जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर तो जाएंगे। तो इसलिए मटर के पौधे में हमेशा प्राकृतिक तौर पर हमेशा क्या होता है? स्वपरागण। लेकिन मेंडल ने विपुंसन तकनीक को काम में लिया और मटर के पुष्प में परपरागण भी आसानी से करवा लिया। तो मटर के पुष्प में स्वपरागण होता है, लेकिन विपुंसन तकनीक द्वारा आसानी से परपरागण कराया जा सकता है। परपरागण करवाया जा सकता है। ये कुछ कारण थे मटर के पौधे के चुनाव के। देखो मैं एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है, जीवन काल 2 से 3 महीने में पूर्ण हो जाता है। इसके कारण मेंडल ने, पहला कारण था मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चुनाव का। एक दूसरा कारण था कि कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। एक तीसरा कारण था कि मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण मौजूद होते हैं। एक चौथा कारण था कि इसको उगाना आसान है, कम जगह में ज़्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं और देखभाल भी इसकी कम करनी पड़ती है। अगला कारण था वो ये था कि मटर के जो पुष्प हैं उसमें स्वपरागण होता है, लेकिन विपुंसन तकनीक के द्वारा आसानी से क्या करवाया जा सकता है? परपरागण करवाया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया हैं। जैसा कि अभी अपन ने एक शब्द काम में लिया कि विपुंसन तकनीक क्या है, हम बात करते हैं कि विपुंसन तकनीक क्या थी जिसको मेंडल ने काम में लिया। देखो भाई, विपुंसन क्या है? विपुंसन तकनीक, देखो अगर हम मटर के पौधे के पुष्प की बात करें तो देखो ये कुछ मटर के पौधे के पुष्प की इस तरीके से हमें द्विलिंगी पुष्प की संरचना देखने को मिलेगी। ये हमारे पास पुष्प की संरचना है। इस पुष्प के अंदर हमारे को दोनों प्रकार के जननांग देखने को मिल रहे हैं। आपको जो ये पार्ट देखने को पुष्प का मादा जननांग है, जिसमें ये वाला सिरा वर्तिकाग्र, चूंकि अपन एक पुष्प की संरचना का अध्ययन नहीं कर रहे, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं विपुंसन तकनीक की। तो मेंडल ने ये विपुंसन तकनीक क्या काम में ली थी? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये पूरा का पूरा भाग मादा जननांग है। और इसी पुष्प के अंदर देखो पुष्पासन से ये धागे जैसी संरचनाएं जो आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहा जाता है पुतंतु। पुतंतुओं के शीर्ष पर ये जो संरचना आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है परागकोश। और परागकोश के अंदर ये जो बीच में नजर आ रही है, जो इसको पालियों जैसी संरचनाओं को जोड़े रखते हैं, इसे कहा जाता है योजी। तो कनेक्टिव यानी योजी, परागकोश और पुतंतु, ये वाली संरचना कहलाती है पुष्प का मादा जननांग, पुष्प का नर जननांग। तो इस तरह द्विलिंगी पुष्प की संरचना हमारे को देखने को मिली। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कैंची की सहायता से, जैसे इस पुष्प के यहाँ से पुतंतु से इस परागकोश को इसने क्या कर दिया? हटाकर अलग कर दिया। यहाँ से परागकोश को इसने क्या कर दिया? काटकर अलग कर दिया। तो इसने कुछ पौधों के अंदर जो परागकोश थे उनको इसने काटकर हटा दिया। अब इस पौधे के अंदर सिर्फ क्या देखने को मिला? इस पौधे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मादा पार्ट ही एक्टिव है, क्योंकि नर वाले भाग को तो इसने काटकर हटा दिया। जो परागकणों का निर्माण कर रहे थे, परागकोशों में जो परागकण बन रहे थे, उस भाग को तो इसने काट दिया। तो इसकी वजह से जो मादा पार्ट इसमें शेष रह गया। तो इस तरीके से इस पौधे को तो इसने क्या बना लिया? मादा बना लिया।
लेकिन ऐसा इसने दूसरे पौधे में क्या किया, दूसरे पौधे के अंदर जो परागकोश थे वो तो ऐसे कैसे सेफ थे, ठीक है, लेकिन जो वर्तिकाग्र थी, अभी अपन बात कर रहे हैं, देखो ये परागकोश तो सेफ थे, लेकिन जो वर्तिकाग्र थी, इस वर्तिकाग्र की इसने बैगिंग कर दी, यानी इस वर्तिकाग्र पे इसने क्या बांध दी, थैली बांध दी, इस तरीके से वर्तिकाग्र को ढक दिया। अब अगर परागकोश का स्फुटन हो भी जाए और परागकण यहाँ से निकले भी तो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं जा सकते, क्योंकि परागकण तो इसमें तैयार हो रहे हैं, लेकिन वर्तिकाग्र और वर्तिका वाला जो पार्ट है वो काम नहीं करेगा। इसके अंदर बीजांड के पास या अंडाशय के अंदर बीजांड है, उसमें परागकण पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये सिर्फ परागकण तैयार करने के लिए काम लेगा वो पौधा। इस पौधे को इसने सिर्फ परागकणों के लिए तैयार कर लिया, पुष्प को। तो इस तरीके से ऐसे दूसरे पुष्प को इसने क्या बना लिया, नर बना लिया। तो अपन ये कह सकते हैं, जब एक पुष्प की वर्तिकाग्र को थैली से बांध दिया जाए और उसे क्या बना लिया जाए, पुष्प की वर्तिकाग्र को थैली से बांध दिया जाए तो उसे क्या बना लिया जाए, नर। तथा दूसरे पौधे के पुष्प के परागकोशों को पुतंतुओं से काटकर हटा दिया जाए और उसे क्या बना लिया जाए, मादा। तो इस प्रकार की तकनीक को क्या कहा जाता है, विपुंसन तकनीक कहा जाता है। और फिर इन्हीं नर और मादा जो पौधे थे उनके जो पराग, जैसे मान लो जो नर पौधा था उसके परागकणों को इसने सावधानी पूर्वक चिमटे की सहायता से लेके, और जो मादा पौधा इसने तैयार किया था उसके वर्तिकाग्र पर इसने छोड़ दिया। और इस तरह कृत्रिम तरीके से अलग अलग पादपों के पुष्पों के बीच इसने क्या करवाया, युग्मकों का संलयन करवाया। तो इस तरह की जो संकरण तकनीक है, इस तकनीक को क्या कहा जाता है, विपुंसन तकनीक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आज का अपना जो वीडियो है इसको अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले पे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को शामिल किया था। तो हम उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम एक आनुवांशिक शब्दावली का अध्ययन करेंगे जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए काम में ली थी। शेष बचा हुआ दिन आपका बहुत शुभ रहे। धन्यवाद।